नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, यदि आप हमारे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे कि यहां पर आपको टॉपिक वाइज प्रश्न मिल रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में, जिसमें हमने आपको 8 से 10 वीडियो अभी तक बना के दे दिए हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र टॉपिक वाइज के नाम से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको सभी अभी तक जितने भी टॉपिक बनाए हैं वो सभी वीडियो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर व्यक्तित्व की जो सीरीज चल रही है ये भाग 3 है। अभी तक हम भाग 2 बना दिए हैं, जिसमें आपको 40 प्रश्न यानी कि 80 प्रश्न मिलेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तीसरा पार्ट है, हस्तलिखित नोट से है। सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर स्किप नहीं करना है। चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य टेट की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर स्किप नहीं करना है। सभी को पूरा वीडियो देखना है। जहाँ प्रश्न समझाने लायक होगा उन प्रश्नों को समझाया भी जाएगा, तो स्किप बिल्कुल नहीं करना है, पूरा देखना है। और अंत में हमें बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। यहाँ पर आप आपका आकलन कर सकते हैं। यदि आपके सामने इस तरीके से 40 प्रश्न आ जाएंगे तो उसमें आप कितने नंबर ला सकते हैं। तो कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आज के वीडियो में आपको कितने नंबर आए। साथ ही साथ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जाकर हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको कक्षा 6 से लगाकर 12वीं तक के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के 1 बाय 1 वीडियो वहाँ पर आपको मिलने वाले हैं NCERT बुक के। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भाग 3 का व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न है। 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये किसके द्वारा निर्मित किया गया है। तो याद रखिएगा, यह केटल RB केटल द्वारा निर्मित किया गया है 16 PF। अब आपको बताना है कि इसका प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। सृजनात्मकता, अभिरुचि, व्यक्तित्व या फिर दबाव। तो राइट आंसर होगा हमारा व्यक्तित्व। जो 16 PF का प्रयोग किया जाता है वो व्यक्तित्व मापन हेतु किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकार को ट्राइसोमी 21 के नाम से जाना जाता है? ट्राइसोमी 21 ये एक प्रकार का विकार होता है जो बच्चों में पाया जाता है। इसमें जो बच्चों का मानसिक विकास होता है और शारीरिक विकास होता है वो आम बच्चों जैसा नहीं हो पाता है ट्राइसोमी 21 में। अब आपको बताना है ये किस नाम से जाना जाता है। चारों विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर होगा डाउन सिंड्रोम। याद रखिएगा, डाउन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है ट्राइसोमी 21। तो ये आपको याद में रखना है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ये किसके अनुसार या फिर किसके द्वारा कहा गया? शेफर के, हेडफील्ड के, ड्रेवर के या फिर डेटेल के? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ड्रेवर के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि प्रक्षेपी परीक्षण या फिर प्रक्षेपी परीक्षण के अंतर्गत कौन सी विधि आती है? इसके बारे में आपको बताना है। TAT, 16 PF, NVTI या फिर DAT? तो राइट आंसर होगा हमारा TAT। याद रखिएगा, TAT विधि प्रक्षेपी परीक्षण के अंतर्गत आती है। और भी विधियाँ आती है प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि IBT, TAT, CAT और SCT। ये सभी किसके अंतर्गत आती है? प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत आती है। हिंदी में हम बात करें तो रोसा परीक्षण, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, बाल प्रसंगात्मक बोध परीक्षण और वाक्य या फिर कहानी पूर्ति परीक्षण, ये सभी प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत आती है। और अन्य विधि भी इसके अंतर्गत आती है प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत, जैसे कि शब्द सहचर्य परीक्षण, खेल व नाटक विधि और चित्र निराश्य विधि। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? प्रक्षेपी परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। ये सभी विधियों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार ग्रह है? पराहम, अहम, सूक्ष्म अहम या फिर इदम? तो इनके बारे में यदि आपको जानकारी देने लग गया तो टाइम बहुत हो जाएगा। तो इनके बारे में दोस्तों एक प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाया हुआ है। लगभग आपको आधे घंटे में इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है, 1 बाय 1 समझाया गया है। यदि वहाँ पर हमने आपको ईड ईगो सुपर ईगो को अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर यहाँ पर आई बटन पर भी आपको वो वीडियो
देखने को मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली आंसर की ओर चलते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार गृह है। चारों विकल्पों में से हमारा राइट आंसर होगा इदम। याद रखिएगा, इदम हमारे इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार गृह होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग रुचि रखते हैं। जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग होते हैं वो किस में रुचि रखते हैं? सामाजिक कार्यों में, मित्रों में, स्वयं में या फिर पार्टियों में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा स्वयं में। अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग स्वयं में रुचि रखते हैं, मतलब कि ऐसे व्यक्ति संकोची, लज्जाशील, एकांत प्रिय, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो दूसरों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। इनकी दोस्ती सीमित लोगों से होती है। ये स्वार्थी होते हैं, जल्दी घबराने वाले होते हैं, आत्मकेंद्रित होते हैं, अध्ययनशील होते हैं, आत्मचिंतक होते हैं और तथ्यपूर्ण चिंतक या फिर रूढ़िवादी होते हैं। कौन? अंतर्मुखी व्यक्तित्व। एक बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि युंग के अनुसार मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व्यक्तियों को दो भागों में बांटा गया है। याद रखिएगा, इस प्रश्न का जिक्र मैंने भाग 1 में किया है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व्यक्तियों को युंग ने कितने भागों में बांटा है, तो 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन से 2 भाग हैं? एक है अंतर्मुखी और दूसरा है बहिर्मुखी। दोनों के बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले आपको मैंने अंतर्मुखी के बारे में बता दिया है। बहिर्मुखी के अंतर्गत आगे प्रश्न आएगा, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो याद रखिएगा कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व्यक्तियों को 2 भागों में किसने बांटा है? युंग ने बांटा है। और यदि प्रश्न में पूछा जाए कि युंग के अनुसार मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व्यक्तियों को कितने भागों में बांटा है, तो 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। इन 2 बातों का ध्यान आपको रखना है। चलिए यहाँ पर राइट आंसर आप समझ ही गए होंगे, क्या होगा? तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT में निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के अंतर्गत क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में पार्ट 1 में संपूर्ण जानकारी दे चुका हूँ, फिर भी एक बार दोहरा देता हूँ। देखिए, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण को TAT परीक्षण भी कहा जाता है। और इसके रचनाकार कौन है, किसने इसको संपादन किया है, इसके प्रतिपादक कौन है? तो याद रखिएगा, मूरे इसके प्रतिपादक है। और कब दिया था यहाँ सिद्धांत या फिर यहाँ परीक्षण? तो ये दिया था 1935 में। याद रखिएगा, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण 1935 में मूर्य द्वारा दिया गया। इसमें कितने कार्ड होते हैं? कार्ड की संख्या भी पूछी जाती है। तो याद रखिएगा 31 कार्ड होते हैं, जिसमें 10 कार्ड में पुरुष के चित्र बने होते हैं, दूसरे 10 कार्ड में महिला के चित्र बने होते हैं, और तीसरे जो 10 कार्ड होते हैं उसमें महिला पुरुष दोनों के कार्ड दोनों के चित्र बने होते हैं। और बाकी का जो एक कार्ड बचा वो खाली या फिर ब्लैंक होता है। तो इन सभी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो याद रखिएगा, जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या फिर जो TAT परीक्षण है ये 1935 में मूर्य द्वारा दिया गया। उसमें कार्ड की संख्या 31 होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पलायन की मूल प्रवृत्ति से निम्नलिखित में से कौन सा संवेग संबंधित है? यहाँ पर पलायन की मूल प्रवृत्ति से आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा संवेग संबंधित है पलायन की मूल प्रवृत्ति से? क्रोध, दुख, भय या फिर आश्चर्य? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भय। याद रखिएगा, पलायन की मूल प्रवृत्ति से भय संवेग संबंधित है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, और इस प्रश्न के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। 16 PF प्रश्नावली ये किसके द्वारा बनाई गई है? आलपोर्ट के, सेल्डन के, क्रेसमर के या फिर केटल के? तो इसके बारे में आपको पहले ही प्रश्न में मैं जानकारी दे चुका हूँ कि ये केटल द्वारा बनाई गई है। 16 PF प्रश्नावली केटल द्वारा बनाई गई है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 4th वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है, वहाँ बालक है। कौन सा बालक है? वहाँ सामान्य बालक है, कुसमायोजित बालक है, पिछड़ा बालक है या फिर विकलांग बालक है? तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर कुसमायोजित बालक है। एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है, वहाँ बालक कुसमायोजित बालक है।
कोई व्यक्ति या फिर कोई बच्चा जो अपने आप या अपने विचारों को किसी स्थिति या परिस्थिति के साथ संतुलित या फिर अनुकूलित करने में सक्षम नहीं होता है, इस प्रकार के बच्चों या फिर व्यक्तियों को कुसमायोजित व्यक्ति या फिर बच्चा कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पर बी वाला होगा। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको अगले वीडियो में दी जाएगी, क्योंकि इसका जो अगला जो यहाँ पर हम टॉपिक लेके आएंगे वो समायोजन से ही संबंधित रहेगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अत्यधिक वाचाल, प्रसन्नचित्त और सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के व्यक्तित्व को युंग ने नाम दिया है। क्या नाम दिया है? जो व्यक्ति अत्यधिक वाचाल होता है, प्रसन्नचित्त होता है, सामाजिक प्रवृत्ति का होता है, ऐसे व्यक्ति को युंग ने क्या नाम दिया है? बहिर्मुखी दिया है, अंतर्मुखी दिया है, स्नायु विकृत दिया है या फिर स्थिर दिया है? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इन्होंने दो भागों में बांटा है या फिर दो प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। तो मैं आपको थोड़ी देर पहले ही अंतर्मुखी के बारे में जानकारी दे चुका हूं। तो यहाँ पर आप चारों विकल्पों को देखकर ही आंसर बता सकते हैं कि राइट आंसर यहाँ पर बहिर्मुखी होगा, क्योंकि अंतर्मुखी के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ऐसे व्यक्ति संकुची होते हैं, लज्जाशील होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो दूसरों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, वो स्वार्थी होते हैं। ऐसे व्यक्ति किसके अंतर्गत आते हैं? अंतर्मुखी व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं बहिर्मुखी के अंतर्गत। बहिर्मुखी के अंतर्गत कौन से व्यक्ति आते हैं? ऐसे व्यक्ति व्यवहार कुशल होते हैं, चिंता मुक्त होते हैं, सामाजिक होते हैं और मानवीय संबंधों से भरे हुए होते हैं। और यह व्यक्ति मित्र मंडली में रहने वाले होते हैं और दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। कौन? बहिर्मुखी व्यक्ति। तो यह राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सही नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है कौन सा तरीका सही नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए कुछ नज़दीकी विश्वसनीय मित्र हो, अपनी समस्या अपने तक रखें, कुछ मनोरंजन की अभिरुचि रखें या फिर किसी से अपनी समस्या की चर्चा करें। तो राइट आंसर होगा अपनी समस्या अपने तक रखें। यह तरीका सही नहीं है मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए। इसलिए जो भी समस्या आपको हो वो किसी से आपको शेयर करना चाहिए, ताकि आपको मानसिक स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहे। यह तरीका सही नहीं होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व की प्रक्षेपण विधि कौन सी है? इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत कौन कौन सी विधियाँ आती है? थोड़ी देर पहले ही मैंने इस बात को आपको बताया था। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण बताया था, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण बताया था, DAT बताया था या फिर भाटिया परीक्षण बताया था। तो मैंने आपको यहाँ पर 4 से 5 विधियाँ बताई थी जो प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आती है, जिसमें रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण के बारे में भी आपको बताया था। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया है? यदि आपने भाग 1 देखा होगा तो यहाँ पर आप आसानी से आंसर बता सकते हैं, क्योंकि मैंने शेल्डन के बारे में वहाँ पर सारी जानकारी आपको दे रखी है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? शारीरिक संरचना होगा, शील गुण होगा, त्वचा एवं बालों का रंग होगा या फिर सामाजिकता होगा। तो राइट आंसर होगा हमारा शारीरिक संरचना। याद रखिएगा, शेल्डन ने व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया है। देखिए यहाँ पर मैं आपको 2 नाम बताऊंगा, शेल्डन और क्रेचमर। याद रखिएगा, शेल्डन और क्रेचमर दोनों ने ही व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया है और दोनों ने ही 3 भाग बताए हैं। यहाँ पे 3 भागों में वर्गीकृत किया है व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना पर। तीनों भागों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले शेल्डन के बारे में आपको बताऊंगा, उसके बाद में क्रेचमर के बारे में आपको जानकारी दूंगा। देखिए, शेल्डन ने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व के कितने भाग बताए हैं? 3 भाग बताए हैं। कौन कौन से? उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। गोलाकार, आयताकार और लंबाकार, ये 3 प्रकार किसने बताए हैं? शेल्डन द्वारा बताए गए हैं। क्रेचमर ने भी 3 प्रकार बताए हैं शारीरिक रचना के आधार पर। कौन कौन से? पिकनिक प्रकार, एथलेटिक प्रकार और एस्थेनिक प्रकार। देखिए, पिकनिक प्रकार को स्थूलकाय भी कहा जाता है, एथलेटिक प्रकार को पुष्टकाय भी कहा जाता है और एस्थेनिक प्रकार को कृशकाय भी कहा जाता है। इन सभी बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। शेल्डन के बारे में पूछे तो इन्होंने भी 3 प्रकार बताए हैं और क्रेचमर द्वारा पूछे तो इन्होंने भी 3 प्रकार बताए हैं, लेकिन तीनों प्रकार अलग अलग बताए हैं, जिनके बारे में आपको बता चुका हूँ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, माता युग्मक या अंडाणु में निम्नांकित में से क्या पाया जाता है? केवल Y, केवल X और Y, केवल
अलिंग सूत्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है, क्या पाया जाता है इन चारों विकल्पों में से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा इनमें केवल एग्स पाया जाता है। याद रखिएगा, मादा युग्मक या अंडाणु में केवल एग्स पाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्रेचमर के अनुसार स्थूलकाय प्रकार के व्यक्ति स्वभाव से ही होते हैं। थोड़ी देर पहले ही मैंने 14वें प्रश्न में आपको बताया था कि क्रेचमर ने 3 प्रकार बताए शारीरिक रचना पर व्यक्तित्व के, कौन कौन से, उसके बारे में भी आपको बताया था। पिकनिक प्रकार, एथलेटिक प्रकार और एस्थेनिक प्रकार। और मैंने आपको बताया था कि पिकनिक प्रकार को ही स्थूलकाय प्रकार बोला जाता है, एथलेटिक प्रकार को ही पुष्टकाय प्रकार बोला जाता है और एस्थेनिक प्रकार को कृशकाय प्रकार भी बोला जाता है। और यहाँ पर स्थूलकाय प्रकार के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्रेचमर के अनुसार स्थूलकाय प्रकार के व्यक्ति स्वभाव से प्रश्नचित होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, प्रश्नचित होते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन निभाता है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बच्चे के सामाजिक विकास में? आनुवांशिकता, माता पिता की शिक्षा, शिक्षक या फिर खेल। सामाजिक विकास में पूछा गया है कौन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो राइट आंसर होगा खेल। याद रखिएगा, खेल बच्चे के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 4th वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, परामर्श साक्षात्कार में सबसे प्रमुख अमौखिक संचार माध्यम कौन सा होगा। यहाँ पर आपको बताना है संचार माध्यम कौन सा है, शब्द, अक्षर, हाव भाव या फिर तस्वीरें। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा हाव भाव। याद रखिएगा, परामर्श साक्षात्कार में जो सबसे प्रमुख अमौखिक संचार माध्यम होगा वो हाव भाव होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सामाजिक दूरी मापनी किसने बनाई। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, सामाजिक दूरी मापनी किसके द्वारा बनाई गई। थ्रस्टन ने बनाई, फेस्टिगर ने बनाई है, लिकर्ड ने बनाई है या फिर बोगार्ट्स ने बनाई है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा यहाँ बोगार्ट्स द्वारा बनाई गई है। याद रखिएगा, जो सामाजिक दूरी मापनी है ये बोगार्ट्स द्वारा बनाई गई है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 4th वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है वहाँ उसका मूल्य है, आदत है, व्यक्तित्व है या फिर मापदंड है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है वहीं उसका व्यक्तित्व है। यहाँ कुछ मनोवैज्ञानिक का मानना है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है। देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्रक्षेपी विधियों के बारे में बताया था कि उसके अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आती, कौन कौन से परीक्षण आते हैं। IBT, TAT, CAT और SCT ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर व्यक्तिनिष्ठ विधि के बारे में पूछा गया है और व्यक्तिनिष्ठ को ही आत्मनिष्ठ कहा जाता है। यदि यहाँ पर आत्मनिष्ठ भी लिखा होता तो भी आपको व्यक्तिनिष्ठ विधि के बारे में ही आपसे पूछा जाता है या फिर आपको उसी के बारे में बताना था। तो याद रखिएगा, आत्मनिष्ठा है या फिर व्यक्तिनिष्ठा है, दोनों ही एक ही बात है, यानी कि ये एक दूसरे के नाम है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी विधि आती है। व्यक्ति इतिहास, क्रम निर्धारण मापनी, रोर्सा परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण। तो यहाँ पर आप 2 विधियाँ तो हटाई, 2 रोर्सा परीक्षण और शब्द साहचर्य परीक्षण, इन दोनों के बारे में आपको बता चुका हूँ कि दोनों ही प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पर व्यक्ति इतिहास और क्रम निर्धारण मापनी 2 विधियां बची हैं और इन दोनों विधियों में आपको बताना है कि कौन सी व्यक्तिनिष्ठ विधि है। तो राइट आंसर होगा हमारा व्यक्ति इतिहास। याद रखिएगा, जो व्यक्ति इतिहास है ये विधि जो है दोस्तों ये व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि के अंतर्गत आती है। जो क्रम निर्धारण मापनी है ये वस्तुनिष्ठ विधियों के अंतर्गत आती हैं। देखिए, आत्मनिष्ठ या फिर व्यक्तिनिष्ठ विधियों के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आती है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आत्मकथा विधि, प्रश्नावली विधि, व्यक्ति इतिहास विधि जिसको जीवन व्रत भी कहा जाता है, और साक्षात्कार विधि, ये सभी किसके अंतर्गत आती है, व्यक्तिनिष्ठ विधियों के अंतर्गत आती है। यदि क्रम निर्धारण मापनी के बारे में पूछा जाए तो याद रखिएगा ये वस्तुनिष्ठ विधियों के अंतर्गत आने वाली विधि है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भग्नाशा एवं मानसिक द्वंद्व के कारण क्या है। जैविकी एवं भौतिक कारक है, संवेगात्मक कारक है, सामाजिक कारक है या फिर उपरोक्त सभी है। तो राइट आंसर होगा हमारा उपरोक्त सभी। भग्नाशा एवं मानसिक द्वंद्व के कारण जैविक एवं भौतिक कारक भी होते हैं, संवेगात्मक कारक भी होते हैं और
सामाजिक कारक भी होते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। चेतन मन का, अचेतन मन का, बुद्धि का या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अचेतन मन का। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रक्षेपण विधि द्वारा अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर दूसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। अब आपको बताना है कि जो रोरसा स्याही धब्बा है, जो परीक्षण है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? बुद्धि मापने के लिए, रुचि मापने के लिए, उपलब्धि मापने के लिए या फिर व्यक्तित्व मापन के लिए? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ये व्यक्तित्व मापन के लिए रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। थोड़ी देर पहले ही हमने इसके बारे में जिक्र किया था। यदि आप वीडियो को ध्यान से सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो आसानी से यहाँ पर आप आंसर लगा सकते हैं कि प्रक्षेपी विधियों द्वारा अचेतन मन का अध्ययन प्रक्षेपी विधियों द्वारा किया जाता है। देखिए, थोड़ी देर पहले ही हमने आपसे इस प्रश्न के बारे में जिक्र किया था कि प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है, और राइट आंसर हमने क्या बताया था आपको? अचेतन मन बताया था। और यही प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है तो ये प्रक्षेपी विधियों द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। राइट आंसर हमारा यहाँ पर सही करके आना है, या फिर प्रक्षेपी विधियों द्वारा ही इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति की विशेषता है। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बहिर्मुखी व्यक्तित्व के बारे में बताया है। तो जहाँ तक मुझे लगता है आप इसका आंसर बता पाओगे। सामाजिक है, तनाव मुक्त है, उपरोक्त दोनों है या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर देखिए, सामाजिक कार्यों में भाग लेता है बहिर्मुखी प्रवृत्ति का व्यक्ति, और तनाव मुक्त भी रहता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? उपरोक्त दोनों होगा। यहाँ पर एक प्रश्न और मुझे याद आ रहा है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि प्रश्न में पूछा जाए कि सृजनशील बालक का जो व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है, तो उसका व्यक्तित्व भी बहिर्मुखी होता है। याद रखिएगा, एक सृजनशील बालक का व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? उपरोक्त दोनों होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? याद रखिएगा, यहाँ पर प्रक्षेपण तकनीक के बारे में पूछा गया है, और जितने भी प्रक्षेपण विधियां हैं उसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। खेल तकनीक, शब्द साहचर्य परीक्षण, चित्र साहचर्य परीक्षण या फिर व्यक्तिगत अध्ययन? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि व्यक्तिगत अध्ययन ये प्रक्षेपण तकनीक या फिर प्रक्षेपण विधियों के अंतर्गत नहीं आता है। ये किसके अंतर्गत आता है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो इसके बारे में आपको कमेंट से के माध्यम से बताना है कि ये किसके अंतर्गत आता है, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले इसके बारे में आपको बताया था। यदि वीडियो आप ध्यान से देख रहे होंगे तो राइट आंसर आप कमेंट से के माध्यम से तत्काल दे पाएंगे। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी परीक्षण विधि नीचे दी गई है, पहचानिए। प्रक्षेपी परीक्षण विधियां के बारे में जानकारी दे चुका हूं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। साक्षात्कार, शब्द साहचर्य परीक्षण, अध्ययन या फिर चेकलिस्ट, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो प्रक्षेपी परीक्षण विधि के बारे में पूछा गया है, तो शब्द साहचर्य परीक्षण ये प्रक्षेपी परीक्षण विधि के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि इससे उनका ज्ञान बढ़ता है, उनका कौशल बढ़ता है, उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की जो सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है। मैंने थोड़ी देर पहले ही इसके बारे में बताया था। अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है जो एकांत में विश्वास रखता है, बहिर्मुखी होता है, उभयमुखी होता है या फिर शून्यमुखी होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा अंतर्मुखी। जो एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति होता है वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी बालक की मुख्य विशेषता होती है। यहाँ पर मुख्य विशेषता बताना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। अंतर्मुखी बालक के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर
पहला विकल्प है कि वह कक्षा में सभी से मेलजोल रखता है, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था यह विशेषता किसकी है, ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है, तो पहला वाला तो राइट आंसर नहीं होगा। वहाँ पाठ्य सहगामी क्रियाओं में निरंतर भाग लेता है, तो दूसरा वाला भी बहिर्मुखी व्यक्तित्व की ही विशेषता है। एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला होता है, बिल्कुल सही। जो अंतर्मुखी बालक की विशेषता होती है या फिर मुख्य विशेषता है वह किस प्रकार का होता है, वह एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला होता है, अंतर्मुखी बालक। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर कौन सा होगा, तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता को एक सामाजिक संरचना माना जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक, गतिक या फिर स्थायिक। तो राइट आंसर होगा जो आनुवांशिकता को एक गतिक सामाजिक संरचना माना जाता है। किस प्रकार की संरचना माना जाता है, गतिक सामाजिक। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, छात्र के असामान्य व्यवहारों के अध्ययन के लिए निम्नांकित में से किस प्रणाली का उपयोग सही है। छात्रों के असामान्य व्यवहारों के अध्ययन के लिए आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कि किस प्रणाली का उपयोग सही है। अंतर्दर्शन प्रणाली, व्यक्ति इतिहास प्रणाली, सामाजिक प्रणाली या फिर विकासात्मक प्रणाली। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा व्यक्ति इतिहास प्रणाली। छात्र के असामान्य व्यवहारों के अध्ययन के लिए यह प्रणाली का उपयोग सही होगा, कौन सी, व्यक्ति इतिहास प्रणाली का। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है हिंसा से, दबाव से, थकान से या फिर अजनबियों से। तो राइट आंसर होगा दबाव से। जो रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है वो दबाव से करता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर दूसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है। यहाँ पर प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये कौन सी विधि के अंतर्गत आता है, प्रक्षेपी, अर्ध प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी या फिर व्यक्तिनिष्ठ। तो मैंने आपको बताया था कि ये व्यक्तिनिष्ठ के अंतर्गत आता है या फिर ये व्यक्तिनिष्ठ विधि के अंतर्गत आती है प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण। कौन कौन सी विधि बताई थी और मैंने वहाँ पर आपको बताई थी, आत्मकथा विधि, प्रश्नावली विधि, जीवन व्रत या फिर व्यक्ति इतिहास विधि और साक्षात्कार विधि। ये किसके अंतर्गत आती है या फिर किस विधियों के अंतर्गत आती है, तो ये व्यक्तिनिष्ठ या फिर आत्मनिष्ठ विधियों के अंतर्गत आती है। प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत भी मैंने आपको बताई थी। मैं बार बार क्यों आपको ये बता रहा हूँ, ताकि आपको ये वीडियो दूसरी बार नहीं देखना पड़े, एक ही बार में आपको याद हो जाए। सोरसा परीक्षण, प्रसंगात्मक बोध, बाल प्रसंगात्मक बोध और वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण, ये सभी प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत आती है। ये आपको याद में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है। परिपक्वता एवं आयु, अध्यापन, संचार या फिर समवयस्क समूह। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा परिपक्वता एवं आयु। याद रखिएगा, अधिगम को प्रभावित करने वाला जो व्यक्तिगत कारक होता है वो परिपक्वता एवं आयु होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में जो वंशानुक्रम की आवश्यकता है वो किस प्रकार की है। नाम मात्र की है, महत्वपूर्ण है, अपूर्वानुमेय है या फिर आकर्षक है। तो राइट आंसर होगा हमारा महत्वपूर्ण। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मक एवं स्थलाकृतिक पक्ष का अध्ययन किया है। फ्रायड ने, स्मिथ ने, लेविन व फ्रायड ने या फिर इनमें से कोई नहीं। इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा लेविन व फ्रायड ने। लेविन व फ्रायड ने व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मक एवं स्थलाकृतिक पक्ष का अध्ययन किया है। किसने, लेविन व फ्रायड ने। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है। प्रक्षेपी है, साक्षात्कार है, प्रश्नावली है या फिर सामाजिक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा प्रक्षेपी। याद रखिएगा, एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की जो सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि होती है वो प्रक्षेपी विधि होती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। और अगला और लास्ट प्रश्न है, व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष में किया गया था। 1912 में, 1922 में, 1948 में या फिर 1910 में। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा 1910 में। व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का जो प्रयोग किया था जुंग द्वारा वो 1910 में
किया था। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 4th वाला होगा। और यहीं पर हमारा जो तीसरा पार्ट था जिसमें मैंने 40 प्रश्न आपके सामने लिए थे वो यहीं पर उसका वीडियो समाप्त होता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। यदि इसका अगला पार्ट चाहिए तो आप हमारे कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन छांटकर हम इसका अगला पार्ट भी बना देंगे। वैसे जो अगला टॉपिक है उसका वीडियो तो हम लेकर जल्दी ही आएंगे। यदि आपने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट से किए तो हम इसमें और भी प्रश्न इंक्लूड करके आप सामने रखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लेना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।